पंखा खुद एक बहुत ही रेगुलर प्रोडक्ट था। उस प्रोडक्ट में इन्होंने तहलका मचा दिया। बाजार ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा भाई ये तो मॉडर्न पंखा है, ये पंखा रखना ही पड़ेगा। लोग बोलेंगे यार ये पंखे में कैसे हो सकता है भाई, ये तो बहुत ही बोरिंग प्रोडक्ट है, सिर के ऊपर धीरे धीरे घूमता रहता है, किसी का ध्यान जाता नहीं है। यदि कोई पंखा आपसे ये कहे मुझे 2 साल चलाओ मेरी लागत फ्री, मैं ऐसी बिजली बचाऊंगा कि आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। यदि कोई दुकानदार उस पंखे से ये कहे कि मैं तुमको अपनी दुकान में बेचने के लिए नहीं रखूंगा, कोई डीलर भाव खाए, कोई रिटेलर भाव खाए, और पंखा ये बोले तुम एक दिन मेरे को ढूंढते हुए आओगे क्योंकि यदि तुम मुझे नहीं रखोगे तो तुम्हारा कस्टमर वापस लौट जाएगा। लोग बोलेंगे यार ये पंखे में कैसे हो सकता है भाई, ये तो बहुत ही बोरिंग प्रोडक्ट है, सिर के ऊपर धीरे धीरे घूमता रहता है, किसी का ध्यान जाता नहीं है, आधा जगह उसको एसी रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ जगह जरूर मरने वरने निपटने के लिए काम में लिया जाता है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एटम बर्ग की। नाम सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई आइसबर्ग हो या कोई दूसरे वैज्ञानिक का नाम हो या कोई गूढ़ फिजिक्स का सिद्धांत हो। मेरे को लगता है ये नाम भी शायद डिफरेंशिएट करने के लिए था, एटम बर्ग। मतलब इसका नाम सुनते ही रिसर्च वाली फीलिंग दिमाग में आ जाए। एटम बर्ग ने इस कठिन मार्केट को कैसे तोड़ा, कैसे ढेर सारे अवार्ड हासिल किए, कैसे रिटेलर्स को मजबूर किया कि तुमको मुझे रखना ही पड़ेगा। आज हम सब आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। आप ये शो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जहां पर 500 से ज्यादा बिजनेस और लाइफ पर वीडियोस हैं। यदि घर बैठे आप अपने व्यापार को और जीवन को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, यदि जीवन के सारे हिस्सों को सिर्फ एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से राइट करना चाहते हैं, तो मैं अपने 20 साल के अनुभव के साथ, 20 देशों के 2000 से ज्यादा शहरों के अनुभव के साथ अपनी सारे ज्ञान को मैंने उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर डालकर रखा हुआ है। तो चलिए एटम बर्ग की वॉर स्ट्रेटजीज, डार्क स्ट्रेटजीज, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने के पहले एक बार उसकी जर्नी पर तेजी से नजर डालते हैं। 2012 में एटम बर्ग का जन्म हुआ। मनोज मीना और शिवव्रता दास ये दोनों इसरो और डीआरडीओ को टेक्निकल एडवाइस दिया करते थे। वहां से इन्होंने फैन इंडस्ट्री में आने का सोचा, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में आने का सोचा। 2012 में इन्होंने अपने फैन लॉन्च किए जिसमें सबसे यूनिक चीज थी उसकी मोटर और उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, जिसके बारे में हम आगे बात करें। 2016 में डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने डिसीजन लिया कि यार मार्केट में जाओ तो रिटेलर्स की बहुत डिमांड होती है, रिटेलर्स ब्रांड को रखने में भी नाटक करते हैं, बहुत सारा पैसा मिडिलमैन्स को चला जाता है अलग अलग लेवल पे, तो हम पहले डिजिटल फर्स्ट जाकर अपना ब्रांड बनाएंगे। और 2016 में तमाम ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ते हुए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये बेस्ट सेलिंग फैन बन गए। अब जब आप इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओगे जो हर आम आदमी की छत पे लटकता है, उसके बावजूद वो डिफरेंशिएटेड है, भाई अवार्ड्स मिलना तो निश्चित है। तो इनको भारत सरकार के और WWF के बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। 2018 में इनकी स्ट्रेटजी में एक बड़ा पिवट आया। इन्होंने देखा कि खाली डिजिटल होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में 2 किस्म की धारा चल रही है। पहले लोग ब्रिक एंड मोटार होते हैं, बाद में डिजिटल आते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ब्रांड डिजिटल फर्स्ट होते हैं और बाद में ऑफलाइन आते हैं, रिटेल में आते हैं, फिजिकल स्टोर्स में आते हैं। तो 2018 में इन्होंने अपने ब्रांड को फिजिकल स्टोर्स में उतार दिया। अब आया 2021, यहाँ तक ये पंखे दूसरों से बनवा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे। यानी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, 2013 से 2021 लगभग 7 से 8 साल इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बाहर से बनवाए। तब तक ये एक तरीके से एसेट लाइट रहे, इनका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन 2021 में फाइनली इन्होंने पुणे में खुद की बहुत बड़ी फैसिलिटी लगाई, इंडस्ट्री लगाई। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते कि जब तक पंखे की मार्केट टेस्टिंग नहीं हो गई, उसका पायलट रन नहीं हो गया, वो ब्रांड बाजार में एस्टेब्लिश नहीं हो गया और एक निश्चित लेवल की सेल्स नहीं दिखाने लगा, उस दिन तक इन्होंने इंडस्ट्री लगाने में बड़ा पैसा नहीं लगाया। 2023 ये एक लैंडमार्क ईयर रहा, क्योंकि इस साल में इनको टेमासेक से और दूसरी अलग अलग कंपनियों से जबरदस्त फंडिंग मिली और इनका वैल्यूएशन $450 मिलियन से ऊपर चला गया। इसके पहले भी ये छोटी छोटी फंडिंग ले रहे होंगे क्योंकि ये राउंड सी था, लेकिन इतना बड़ा जब पैसा आता है ना, ये खुल के खेलने का मौका देता है, रिसर्च का मौका देता है, आपको इंफ्रा में इन्वेस्ट करने का मौका देता है, मार्केटिंग का मौका देता है। अब आया 2024।
अब पंखा तो तेजी से घूम रहा था, उसमें कोई चिंता की बात नहीं थी। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाए? यहाँ पर एक नेचुरल कोर्स था कि दूसरे प्रोडक्ट्स में प्रवेश करें। चूंकि टेक्नोलॉजी इनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, बुद्धि आ चुकी है, तो यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट लॉक और दूसरे अन्य कई प्रोडक्ट लॉन्च किए। देखो ये केवल माइलस्टोन है भाई। अभी स्ट्रेटजी क्या अपनाई? क्या ये सब कुछ इतना रोजी था, इतना हरा हरा था कि इसमें कुछ चैलेंजेस थे? इतने टाइट मार्केट को पेनिट्रेट कैसे किया, उस बीच डीलर्स को कैसे जीता, बाजार को कैसे, बहुत सारी बातें अभी है, छोड़ना मत, क्योंकि इस केस स्टडी के लेसन से आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये धारणा मन से निकाल देना कि मेरा रेगुलर प्रोडक्ट है। पंखा खुद एक बहुत ही रेगुलर प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट में इन्होंने तहलका मचा दिया। तो आप भी अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कैटेगरी में, अपने सेगमेंट में और अपने वर्टिकल में तहलका मचा सकते हैं। अब आता है 2025। वाह भाई, इस साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू हिट हो गया, जिसको बिजनेस में मैजिकल नंबर कहा जाता है। तो 2026 में क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नेचुरल प्रोग्रेशन, एक बहुत बड़े आईपीओ की तैयारी। तो ये सारे तो रहे माइलस्टोन्स, लेकिन इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, आइए इसकी बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। आप अपने घर के बल्ब को इमेजिन कीजिए। हम सब लोग 60 वॉट के बल्ब, 90 वॉट के बल्ब, 120 वॉट के बल्ब लगाते थे। उन बल्ब्स को आज पूरी तरीके से चेंज कर चुकी एलईडी। तो एलईडी का सबसे बड़ा गेम क्या था? एलईडी का गेम ये था कि आप हमको लगाओ, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम होगा, साथ में हमारी लाइफ बहुत ज्यादा रहेगी, लाइट प्लीजेंट रहेगी। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। ठीक इसी तरीके से एटम बग ने फैंस इंडस्ट्री में एलईडी मोमेंट ला दिया। उन्होंने मोटर को ही चेंज कर दिया। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट BLDC मोटर फैन लॉन्च किया, जो कि 65% एनर्जी कम कंज्यूम करता है। और इससे एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्रमोट किया गया। इसमें कहा गया आप ओनरशिप कॉस्ट मत देखिए, आप लाइफ टाइम कॉस्ट देखिए। क्योंकि हो सकता है बाजार में एक पंखा आपको 1200 में मिल जाए, 1500 में मिल जाए, 2000 में मिल जाए, 2200 में मिल जाए, और एटम बग उसकी जगह 3500 से शुरू हो। लेकिन हम 2 साल में 65% इलेक्ट्रिसिटी बचाकर अपने आप को फ्री कर देंगे। उसके बाद आप आजीवन हमको फ्री एंजॉय कीजिए। तो एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी है, जिसमें आप कस्टमर को एजुकेट करते हैं कि अभी का 1000-1500 आप मत बचाओ, आप ये देखो लाइफ टाइम कॉस्ट क्या, और लाइफ टाइम में आप एक पंखा खरीद के 50 पंखों की कॉस्ट को बचा सकते। इसके लिए वोल्टेज भी चेंज किया गया। नॉर्मल पंखे की मोटर 75 से 80 वॉट की होती है, इसकी मोटर 25 से 35 वॉट के बीच की होती है। नॉर्मल पंखों की टेक्नोलॉजी मैकेनिकल होती है, इस पंखे की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो ये सारे चेंज के साथ बाजार ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा भाई ये तो मॉडर्न पंखा है। और जिस तरीके से एलईडी की क्रांति आई, उसी तरीके से एटम बग और इसके जैसे फैंस की क्रांति मार्केट में नजर आ रही है। देखिए, यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते होंगे तो आप इसका दर्द जानते होंगे कि रिटेलर तय करता है कि वो प्रोडक्ट को रखेगा कि नहीं रखेगा। यदि मार्केट में आपका जबरदस्त ब्रांड है, रिटेलर की रखना मजबूरी है, तो अलग बात है। वैसे में मार्केट में आपका पुल है, नहीं तो अधिकांशतः मैन्युफैक्चरर्स को स्टार्टिंग में पुश का सामना करना पड़ता है, जहाँ रिटेलर के हाथ पैर जोड़ो, कैसे भी करके उससे स्पेस मांगो, इसके एवज में उसको खूब सारी फैसिलिटीज दो, ज्यादा दिन का क्रेडिट दो, ज्यादा मार्जिन दो, मार्केटिंग के बजट दो, खूब सारे नखरे रिटेलर्स के सहने पड़ते हैं। एटम बग को ये बात शुरू में रियलाइज हो गई। उन्होंने क्या किया, डिजिटल फर्स्ट अपना लिया और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स पर छा गए। पब्लिक के दिमाग में एटम बग का ब्रांड छप गया। अब पब्लिक उल्टा कर रही थी। पब्लिक नॉर्मल रिटेलर से पूछती थी एटम बग वाली BLDC टेक्नोलॉजी का फैन है क्या, और जब रिटेलर्स नहीं कहता था तो भाई जो भी न्यू एज कस्टमर है जिसको टेक्नोलॉजी से प्रेम है वो वापिस लौट जाता था। यहाँ पर रिटेलर्स को लगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा, डीलर्स को लगा ये पंखा रखना ही पड़ेगा। तो इनिशियली ऑनलाइन से ब्रांड क्रिएट करके, मार्केट पुल क्रिएट करके जब ये ऑफलाइन में पहुंचे तो इन लोगों को डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से तुलनात्मक रूप से कम दबाव का सामना करना पड़ा। इस डिस्ट्रीब्यूशन पुल में एक और यूनिक स्ट्रेटजी है, सर्जिकल रीजनल स्ट्राइक। अब देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट्स कौन से हैं? केरला है, तमिलनाडु है, और कोइंसिडेंटली इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स हैं। अब ये सोने पर सुहागा था। एटम बग ने यही अटैक किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अब फ्रंट कॉस्ट की जगह लाइफ टाइम एक्विजिशन कॉस्ट को ठीक से समझेंगे।
वो मोटर के डिफरेंशिएशन को समझेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी की बचत को समझेंगे, वो टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन को समझेंगे, और साथ साथ उनका दर्द ये भाई पर यूनिट पैसा बहुत हाई है, और एटम बग वही तो बोल रहे हैं हम आपको 65% बचा के दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने रीजन टू रीजन कैप्चर किया, जो इंडियन हिस्ट्री में अपने आप में यूनिक था। अधिकांश घरों में जब इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की खरीद होती है, उसमें यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग कंपेयर करेंगे, कस्टमर के रिव्यू कंपेयर करेंगे। और अभी के यंगस्टर्स को ना थोड़ा ड्रामेबाजी, शोशेबाजी, ये सब कुछ चाहिए। वो उठ के फैन का बटन दबाने वाले लोगों में से नहीं है। तो यहाँ पर एटम बग ने बोला भाई हम आपको रिमोट दे रहे हैं, आपका पंखा रिमोट से चलेगा, वॉइस से भी पंखा चलेगा, ऐप से भी पंखा चलेगा। नहीं तो आप घर में देख लीजिए, यदि आपके आसपास रेगुलेटर नहीं है तो आधे समय ये जंग चलती रहती है, यार पंखा कम कर देना, पंखा तेज कर देना, कोई दूसरा बोलेगा अरे मैं नहीं कर रहा यार उठ के करो। और चौथी सबसे बड़ी चीज थी डिजाइन की अपील। तो भाई नॉर्मल पंखों को गोली मारो, हमारी डिजाइनिंग टोटली अलग रहेगी, हमारा सेंट्रल मास पूरा अलग रहेगा, हमारी ब्लेड्स पूरी अलग रहेगी। एटम बग का फैन कहीं लटका है तो आप यूं देख के डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे ब्रांड नहीं बना रहे, लेकिन ओवरऑल एक न्यू एज कस्टमर को एक्वायर करने का जो इन्होंने पैकेज दिया ना, उस पैकेज की वजह से घरों में डिसीजन मेकिंग जनरेशन ने एटम बग को चुना। तो बड़ा सवाल ये है, आगे एटम बग कहां जा रहा है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अब जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, विजन है, और सबसे बड़ी बात पैसा है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है, तो नेचुरली आप न्यू प्रोडक्ट में प्रोग्रेशन करेंगे। तो इन्वर्टर मोटर्स के साथ अनूठा मिक्सर ग्राइंडर लेके आ गए, स्मार्ट लॉक लेकर आ गए, और धीरे धीरे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाने की योजना है। और जब आपका पुराना इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जिट ढूंढने की जगह आप में और पैसा डाले, तो समझ लेना कंपनी राइट जा रही है। और वो ग्रोथ के लिए डाले, डूबने से बचाने के लिए नहीं, तो समझ लेना सोने पर सुहागा है। तो अभी हाल में टेमासेक ने एक बार फिर $24 मिलियन की फंडिंग की, जो ये दिखा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आईपीओ अगले 18 से 24 महीनों में आने वाला है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन है कि सक्सेस सिर्फ नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करने से नहीं आएगा, सक्सेस नई कैटेगरीज को इन्वेंट करने से नहीं आएगा। यदि कस्टमर कोई चीज को ऑलरेडी यूज कर रहा है और उसी में आप यदि इनोवेटिव प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो सक्सेस का आना ज्यादा इजी और सहज है। इसको एक और एग्जांपल से बताते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स पर एक केस स्टडी रिलीज की, तो उसमें हमने बात की कि अमूल ने एक चीज आइडेंटिफाई की कि नॉर्मल प्रोटीन पाउडर्स को अलग से मिक्स करो, अलग से बनाओ, उसमें ये डालो वो डालो, नाटकबाजी की जगह, इंडियंस की फूड हैबिट्स को चेंज करने की जगह, यदि जो वो खाते पीते हैं उसी में आप प्रोटीन एनफोर्स कर दो, एनेबल कर दो। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन वाला दही लॉन्च कर दिया, जिसमें आप 1 कप दही खाओ आपको 24 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। प्रोटीन वाली लस्सी इंट्रोड्यूस कर दी, जो घर घर में आदमी पीता है। प्रोटीन वाला दूध इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपको लस्सी चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको लस्सी विथ प्रोटीन लेना है। दही चेंज करने की जरूरत नहीं, दही विथ प्रोटीन लेना है। तो उसी तरीके से एटम बग ने बोला भैया आपको पंखे को चेंज करके एसी लगाने की जरूरत नहीं, पंखे लगाए रहो, मैं उसी पंखे में आपका बिजली बिल कम कर देता हूँ, उसी पंखे को यूनिक कर देता हूँ, उसी पंखे को डिजाइनर कर देता हूँ। आपको घर में टॉप में सुंदरता लाने के लिए अलग अलग झूमर लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद एक पंखे को लटका लो, पंखा इतना ब्यूटीफुल होगा कि वो वैसा नजर आएगा। तो एक बार आप अपने बिजनेस को गौर से देखिए। आप जिस भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल हो, पुराना हो, कंजर्वेटिव हो, रेगुलर हो, रूटीन हो, ये सोच के देखिए, क्या मैं अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन ला सकता हूँ? क्या मैं अपने प्रोडक्ट में कोई टेक या डिजिटल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं अपने प्रोडक्ट को न्यू यंग एज कस्टमर्स को अपील करने वाला बना सकता हूँ? क्या मैं अपने प्रोडक्ट को कुछ खास ज्योग्राफीज में लॉन्च कर सकता हूँ? और इसके लिए आप ग्लोबली बड़े प्लेयर्स को देखिए कि वो क्या चेंज लेकर आ रहे हैं। आप ग्लोबली इनोवेटर्स को देखिए कि मेरे प्रोडक्ट लाइन में दुनिया के दूसरे देशों में क्या क्या बदलाव आ रहा है, और उस चीज को आप इंडिया में लेकर आइए। याद रखिए, हर प्रोडक्ट में इनोवेशन के लिए स्कोप है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार